तो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल द करंट वर्ल्ड में। सो गाइस आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर पड़ेगा भारत की सीमाएं और उसके पड़ोसी देश। पूरा बेसिक लेवल से मैपिंग सिस्टम के जरिए से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बस गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और गाइज आप जो है पूरी सपोर्ट करिए इसके लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सारे बच्चे जो विलेज में और जो घरों में कैद हैं वो इसका पूरा लाभ उठा सकें। आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। गाइस पूरा बेसिक लेवल से समझेंगे और मैपिंग के जरिए से समझेंगे, और पूरी इंडियन ज्योग्राफी अगर ख़त्म करने का आपका साथ मिला और अच्छे व्यूज़ आते रहे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज हमें आने वाले एग्जामिनेशन जो आते रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे बीच बीच में। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ग्लोब है, और ग्लोब की ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। तो जो हमारा भारत है वो उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तर यानी कि यहाँ पे नॉर्थ साइड में, और ईस्ट साइड यानी कि पूर्वी में जो है या इधर साइड में। तो यहाँ पे जो है हमारा भारत स्थित है। और एशिया जो महाद्वीप है, पूरा एशिया जो महाद्वीप है वो इसको कवर करता है, इस वाले एरिया को। तो भारत हमारा बिल्कुल ही दक्षिण में, बिल्कुल नीचे स्थित है हमारा भारत देश। और गाइज अगर अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश की जो सीमा है, जो भारत देश की जो चौड़ाई और लंबाई है, तो हमारे भारत देश की चौड़ाई जो है वो ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक है, टोटल 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ तक जो है 3214 किलोमीटर है। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तर से पश्चिम तक बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ठीक है गाइज, आपको बताना चाहेंगे हमारे भारत देश के जो हैं बिंदु हैं, जो इसके छोर हैं, उनके नामों की बात करें, कई सारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जो हमारा भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है उसको बोलते हैं किबुथु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं किबुथु। और जो पश्चिमी बिंदु है उसको बोलते हैं गुहार मोती। ये कच्छ जिला में पड़ता है। और ये जो हमारा किबुथु है, वो किबुथु जो हमारा है वो कहीं ना कहीं अनजाव गाँव में पड़ता है, अनजाव जिले में पड़ता है, इधर अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे हमारा सबसे नॉर्थ में इंदिरा कौल है, यहाँ पे नॉर्थ में इंदिरा कौल। और उसके बाद में पश्चिम में इंदिरा पॉइंट हमारा है, जो कि पूरी तरीके से जो हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है गाइज, अगर गाइज अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत देश की बात करें, तो अगर इसकी एग्जिट लोकेशन की बात करें मैप इसके ग्लोब में, तो इसके अक्षांशों की अगर बात करें तो हमारा भारत देश 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखना। और जो हमारी जो मानक समय रेखा जिससे हमारे भारत देश का समय लिया गया है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के, जो हमारे भारत देश का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। गाइज अगर अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका टोटल जो है इसका, यानी कि वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। और भारत के अगर पहले की देशों की बात करें तो इसके सबसे बड़ा जो देश है पूरे दुनिया में वो पड़ता है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है इंडिया। इसकी गाइस एक ट्रिक है, आप याद रखना, आपको यहाँ पे बताते हैं। इसकी एक मैंने ट्रिक बना रखी है, रक्कू भाई, आप याद रखना, रक्कू, RCCUBAI। ठीक है, तो रक्कू भाई आप याद रखना, RCCUBAI। ठीक है, इसकी ये ट्रिक है। आर से हो जाएगा रूस, ठीक है, आर से हो गया रूस, और सी से हो गया कनाडा, और इस वाले सी से हो जाएगा चीन, इस वाले सी से हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका, और इसके बी से हो जाएगा ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया। ठीक है, रक्कू भाई, RCCUBAI। आर से रूस, सी से कनाडा, सी से चीन, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया। तो रक्कू भाई आप याद रखना, RCCUBAI। ठीक है, आर से रूस, सी से कनाडा, इस वाले सी से चीन, इस वाले यू से यूएसए अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया। तो रक्कू भाई आप याद रखना। तो हमारा भारत देश 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें भारत की पॉपुलेशन की, तो हमारे भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यूएसए की रिपोर्ट की अगर माने
तो 2050 तक भारत अगर इसी प्रकार से जनसंख्या भारत की बढ़ती रही तो भारत विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। वैसे तो जनसंख्या में भारत का सेकंड नंबर आता है, ठीक है। अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर भारत जो है हमारा 2.4% भारत है हमारा, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर बात करें तो 30 डिग्री है, परंतु फिर भी भारत का उत्तर दक्षिण जो है 3214 विस्तार और पूर्व पश्चिम से 2933 से अधिक है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है, ठीक है। गाइज इसके कुछ महत्व है इंपॉर्टेंट। भारत के अक्षांशीय विस्तार का अगर महत्व की बात करें, अक्सर हमको एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड पॉइंट मिलते रहते हैं, तो इनकी बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि से संबंधित विविधता पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का मौसम मिलता है, ठंडक भी होती है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर पहाड़ हैं, क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। इसलिए भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा भारत को उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय भाग से विभाजित करती है, परंतु फिर भी हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत में ध्रुवीय ठंडी पवनों के नहीं आने से कारण जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देखिए जो भारत की जो अगर हवाओं की बात करें तो वो ज़्यादातर उत्तर वाली मैदानों में आती हैं और उसके बाद में जो है साउथ में चली जाती हैं, उधर नहीं जा पाती, मतलब राजस्थान की तरफ। वहाँ पे ठंडी हवाओं का ना पहुँचना एक गर्मी का ज़्यादा जो वहाँ पे एक रीज़न क्रिएट करता है, ठीक है। गाइस हमारी कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। कौन कौन से, फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है। गाइस अगर भारत के देशांतरी विस्तार के प्रभाव की अगर बात करें तो भारत के देशांतरी विस्तार के लगभग 30 डिग्री होने के कारण भारत के पूर्वी व पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में खड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में सपोज करो कि 6 बजे सुबह के, तो गुजरात में आप पाएंगे कि गुजरात में उसके बाद में सूर्य वहाँ पे जाएगा, सूर्य की रोशनी वहाँ पर 2 घंटे बाद पहुँचेगी, यानी कि वहाँ पे आप 8 बजे सूर्य की रोशनी पाएंगे, यानी कि 2 घंटे आगे है अरुणाचल प्रदेश का टाइम और गुजरात का 2 घंटे पीछे चलता है, ठीक है। अगर मानक समय रेखा की बात करें, यानी कि जो समय रेखा जो 0 डिग्री जो समय रेखा है, जो कि ग्रीनविच लाइन के नाम से जानी जाती है, जो कि लंदन यानी कि ग्रीनविच से गुजरती है, यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के, तो वहाँ से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। आप इतना याद रखना, ठीक है गाइस। 82.5 डिग्री से गुजरने वाले देशांतरों को भारत की मानक समय रेखा का आपको बताया, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो आपको बताई मैंने 5.5 घंटे आगे है, और 82.5 डिग्री देशांतर यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड व आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये उठता है, क्या उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए पृथक समय होना चाहिए या नहीं। तो गाइज इसका आंसर एग्जिट जो ये रहेगा, उत्तरी पूर्वी राज्यों में कार्यालय, विद्यालय आदि देर से शुरू होकर देर तक खुले रहने के कारण विद्युत की खपत बढ़ जाने के साथ ही वहाँ के लोगों की जैव घड़ी भारत के समय से नहीं मेल खाने पर उनकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली बहुत अधिक जैव विविधता भारतीय समय के कारण नकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगी। सो गाइस उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए पृथक समय बनाने के जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। देखिए वहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा वो लोग पढ़ेंगे, 2 घंटे आगे वहाँ पे रहेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं तो पार्सलिटी जैसी कंडीशन क्रिएट हो वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज आपको बताना चाहेंगे जो इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव हैं, तो पहला बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। सो गाइज उत्तर पूर्वी राज्यों को पृथक समय उपलब्ध करवाने के लाभों के क्रम में विद्युत की खपत कम होने से ऊर्जा की जो बचत होगी, इसका सकारात्मक यही प्रभाव है भाई। वहाँ के लोगों की जैव घड़ी के अनुसार यह फैसला अनुकूल होगा, वहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों की पृथक समय की मांग को मान लेने पर केंद्र सरकार पर उनका विश्वास प्रबल हो जाएगा। ये सकारात्मक प्रभाव है गवर्नमेंट के लिए भी गाइज, ठीक है। गाइज हाल ही में पृथक समय की मांग करने वाले अरुणाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना जिसने पृथक समय की बात करी ईस्ट साइड में, जिसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। उन्होंने कहा कि भाई जो है हम मांग करते हैं कि हमको मानक समय दिया जाए, ठीक है। तो इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर पृथक समय जो है दिया जा सकता है, क्योंकि पहले भी चाय बागान समय के रूप में उनके लिए पृथक समय
था। ठीक है, इसका जो गाइस नकारात्मक प्रभाव है वो ये है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले से स्थित अलगाववादी भावना पृथक समय देने के पश्चात उन्हें भारत से अलग करेगी। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी हो सकता है, जैसे कि चीन भड़काव, परिवहन से संबंधित समस्याओं के बढ़ने के क्रम में रेल दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। भारत में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण पृथक समय से अर्थव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। ठीक है, विभिन्न कार्यालयों आदि के समन्वय में बिना जो है बिठाना एक चुनौती बन जाएगी। अतः इन सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को देखते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों को पृथक समय नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल जो है पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी। वो 2 घंटे आगे हो जाएंगे और बाकी जो राज्यों के जो पॉपुलेशन है वो पीछे हो जाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। इससे गाइस निष्कर्ष ये निकलता है, इस संबंध में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में पृथक समय की आवश्यकता को माना गया है, परंतु अभी यह पृथक समय प्रदान करने का उचित समय नहीं है। यह फैसला एक जन याचिका में दायर होने पर दिया गया था। अतः उत्तर पूर्वी राज्यों में दिन के प्रकाश की बचत, डे ऑफ लाइट सेविंग की अवधारणा को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस अवधारणा को अपनाते हुए बात की जा सकती है। गाइस आपको बताना चाहेंगे, भारत में 2007 में बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में भारत के समय को इंटरनेशनल टाइम से 5.5 घंटे से आगे कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल टाइम है वो 5.5 घंटे हमसे पीछे है। ठीक है, जो कि ग्रीनविच लाइन कहलाती है। अब गाइस बात करते हैं भारत की सीमाओं के बारे में। अक्सर इनसे रिलेटेड प्रश्न उठते रहते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है टोटल वो 15,200 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, चीन से लगती है, अफ़गानिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से और कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान से भी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी बांग्लादेश के साथ में लगती है। आप इसको याद रखना। जलीय सीमा टोटल जो है 6100 वर्ग किलोमीटर लगती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो अगर बात करें तो 15,200 वर्ग किलोमीटर है, जो निम्न देशों के साथ में लगती है। आपको बताएं, जिसका जो अवरोही हमारा क्रम है, सबसे बढ़ते से यानी कि बढ़ने मतलब सबसे बड़े के साथ में छोटे की ओर अगर बढ़ें तो बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा लगती है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस क्रम को आप याद रखना। इस क्रम को मान लो 4 पॉइंट में मिला करके अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा, चीन में उससे कम, पाकिस्तान में उससे कम, नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में जो हमारी बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, वो कहलाती है रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि रेडक्लिफ नाम के साइंटिस्ट ने इस रेखा को खींचा था, इसलिए। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है। भारत चीन के बीच में जो सीमा है वो उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, लेकिन मैकमोहन रेखा को अक्सर चीन नहीं मानता है। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत की कुल तटवर्ती सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जिसका मुख्य भूभाग की तटवर्ती सीमा 6100 किलोमीटर है। ठीक है गाइज अगर आप यूएन क्लोज के अगर रूल की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन क्लोज लॉ ऑफ सी, अगर एक सागर का यानी कि समुद्र के रूल की बात करें, जिसको यूएन क्लोज बनाता है, यूनाइटेड नेशन क्लोज लॉ ऑफ सीज बनाता है, वो यह कहता है कि किसी भी देश का 200 किलोमीटर 200 एनएम तक जो है पूरा कब्जा है उसका, देश का। कब्जे का मतलब ये है कि पूरा वो कर वसूलेगा, पूरी वहाँ पे अपनी फैसिलिटी, पूरा अपना एरिया वो कवर करके रखेगा, उसकी रक्षा करेगा 200 किलोमीटर तक, 200 एनएम तक। ठीक है, तो 12 एनएम तक जो है सीमावर्ती एक क्षेत्र रहता है, 24 एनएम तक संलग्न क्षेत्र रहता है, लेकिन जो फाइनल जो हाई सी रहता है, जहाँ पर 200 लास्ट जो स्टेज होती है वो 200 एनएम तक होती है, वहाँ पर पूरा प्रभुत्व रहेगा उस कंट्री का। ये जो है यूनाइटेड नेशन क्लोज लॉ ऑफ सी की अकॉर्डिंग अगर बात करें, एक एनएम की बात करें तो 1.852 किलोमीटर होते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक एनएम के अंदर 1.852 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, नेशन माइल यानी कि समुद्री मील इसको बोलते हैं। तो एक एनएम के अंदर 1.852 किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर आप 200 एनएम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज आपको बताना चाहेंगे कश्मीर और भारत के बारे में। तो कश्मीर जो हमारा, कश्मीर की अगर मैप की बात करें तो इस प्रकार से ऐसे बनता है, इस प्रकार से। यहाँ पर पीओके पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पर पड़ता है सीओके यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस प्रकार से इतना कब्जा कर रखा है चाइना और पाकिस्तान ने। सो गाइस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील एक विस्तृत सीमा रेखा क्षेत्र में भारत को एकाधिकार प्रदान करती है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत संलग्न क्षेत्र में भारत की वित्तीय अधिकार जैसे कर, शुल्क लगाना उपलब्ध है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके बारे में मैपिंग के थ्रू।
सो गाइस, तटवर्ती सीमा रेखा का अगर महत्व की बात करें तो भारत के लंबी तटवर्ती सीमा के बहुत महत्वपूर्ण निम्न जो महत्व हैं वो निम्न हैं। पहला जो महत्व हमारा है, यह भारत की जलवायु पर समकारी प्रभाव बनाए रखती है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में यह जलवायु को कमी जो है विषम नहीं होने देती। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है, तटवर्ती सीमा होने के कारण विकसित किए बहुत से बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने से आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध होती है। जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है, तटवर्ती सीमा विभिन्न देशों से भारत को जोड़ती है। तटवर्ती सीमा जो चौथा पॉइंट है वो है, तटवर्ती सीमा अधिक सुरक्षित होने के साथ ही इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ विवाद भी बहुत कम रहते हैं। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है, तटवर्ती क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देता है। जैसे कि गोवा बीच में मरियाना ट्रेंच हो गया, मोरियाना जो है बीच हो गया। तो कई सारे ऐसे बीच हैं जो जो वहाँ पे जो है राज्यों को लाभ होता है उनसे। जो 6 पॉइंट है वो, तटवर्ती सीमा भारत का पहुंच महासागरीय संसाधनों तक सुनिश्चित करती है, जैसे कि मत्स्य, मोती, मूंगा, प्राकृतिक गैस, तेल आदि। वहाँ पर क्या करेगा भारत जो है, मोती जो है इकट्ठा कर लेगा, शंख ले लेगा, मूंगा जैसे प्राकृतिक जो चीज़ें ना वहाँ पे अक्सर मिलती हैं समुद्रों के अंदर, इसलिए तो ये लाभ होगा भारत को इस समुद्री तटरेखी जो है सीमा रेखा से। तटवर्ती सीमा का सामरिक महत्व भी है, भारत की हिंद महासागर में स्थिति बहुत अच्छी है। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी चाइना वहाँ पे घुसने की कोशिश करता है तो भारत के सिर्फ उसको दौड़ा देते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव ये हैं, पहला पॉइंट ये कहता है कि तटवर्ती सीमा के कारण भारत को चक्रवात, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को अकेले झेलना पड़ता है, अकेले। ठीक है, तटवर्ती सीमा को देख रेख में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। तटवर्ती सीमा के कारण समुद्र लुटेरे, आतंकवाद, तस्करी का नया जो है मामले इस प्रकार से आते रहते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है, परंतु तटवर्ती सीमा कुल मिलाकर भारत के लिए एक लाभकारी ही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हमको फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें अक्सर मिलती रहती हैं। गाइस, अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। उपमहाद्वीप किसी भी महाद्वीप में स्थित वह भाग होता है जो अपनी एक पृथक पहचान रखता है। यह पृथकता भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारत के उत्तरी भाग में बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, जैसे कि हिंदकुश, सुलेमान, हिमालय, पूर्वांचल तथा अराकान योमा। ये पर्वत श्रेणियाँ भारत को एशिया के अन्य भाग से अलग भी करती हैं तथा भारत को जो है अभेद्य बनाती हैं, अमेध बनाती हैं। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत को तीन ओर से घेरे हुए है। यह महासागर भारत के दक्षिण भारत को अन्य क्षेत्रों से पृथक करने के कारण भारत तथा इसके निकटवर्ती देश एक पृथक पहचान रखते हैं। भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न हैं, जैसे कि भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। यानी कि इन टोटल देशों को मिलाकर के जो है क्षेत्र बनता है, जिसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। कहीं ना कहीं भारत से ही देश अलग हुए हैं, तो कहें तो भारत के ही जाएंगे। एक एग्जाम में जो है ये पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, पर्वत पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पठार पाए जाते हैं। तो गाइस, सबसे ज़्यादा भारत में मैदान पाए जाते हैं, उसके बाद उसके सेकंड नंबर पठार, फिर आता है पहाड़ियाँ, फिर आता है पर्वत। तो हमारे देश के अंदर पर्वत जो हैं वो 10.5%, पहाड़ियाँ 18.6%, पठार 27.7%, मैदान 43.2% पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे देश में है। ठीक है, तो आप पहले ये मार्क समझ लीजिए। ये जो निशान आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, देखिए ये मैंने एरो इधर किया हुआ है, ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश हैं। और ये है तटवर्ती मैदान, जो किनारे किनारे तटों के किनारे किनारे मैदान जो है तटवर्ती मैदान कहलाता है। और ये जो आप सबसे नीचे द्वीपीय समूह जो देख रहे हैं, वो द्वीपीय जो समूह है, वो जो द्वीपीय समूह है वो इस प्रकार से होता है, ये देखिए। ठीक है, तो गाइज़ ये तो हमने बात कर ली इसके बारे में। ठीक है गाइज़, अब हम जो है इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। गाइज़, कल हम फिर से उपस्थित होंगे हिमालय क्षेत्र के साथ में, पूरा हिमालय डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली, अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। सो गाइस, जय हिंद।